हेलो एंड वेलकम टू बीइंग आईपीएस। तो आज का जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का टॉपिक है हमारा बड़े भाई साहब, जो कि मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है, नाटक है। ठीक उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नाटक वो क्या है। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा उनका भाई है। उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती। जो बड़े भाई साहब हैं उम्र में अपने छोटे भाई से कुछ साल बड़े थे, इसीलिए उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती थी। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यह चाहते थे कि और कोशिश करते थे कि वह जो कुछ भी करे छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। और बड़े होने के तौर पे वो ये भी चाहते थे कि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं जो भी कार्य करूँ मेरे छोटे भाई के लिए एक मिसाल के रूप में बन जाए। चलिए अब अपने पाठ पे आते हैं। पाठ शुरू होता है मेरे भाई साहब। इसमें छोटे भाई कह रहे हैं मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। मतलब 3 कक्षाएं, दर्जे मतलब यहाँ पर 3 कक्षाएं आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। जिस उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू करा था उसी उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया। और तालीम जैसे जो तालीम मतलब शिक्षा जैसे मामले में वो जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, मतलब कि वो एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाया करते थे। एक कक्षा को उन्हें पार करने में कभी कभी 2 साल लग जाते थे, कभी कभी 3 साल उन्हें उसी कक्षा को पार करने में लग जाया करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर मकान की नींव ना अच्छी हो तो मकान कैसे आलीशान और अच्छा बनेगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। छोटे भाई उनका कह रहे हैं कि मैं 9 साल का था और मेरे बड़े भाई 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तम्ही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तम्ही मतलब देख रेख और डांट डपाट। तम्ही मतलब होता है डांट डपाट, और निगरानी का पूरा देख रेख और जन्मसिद्ध अधिकार था। जाहिर सी बात है, बड़ा छोटे को कुछ भी कह सकता है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। और मेरी शालीनता किसमें थी कि मैं उनके जो भी हुक्म है उसे क्या शालीनता के रूप में समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वह स्वभाव से मतलब कि वो अपना उनका स्वभाव था अध्ययनशील, मतलब हमेशा पढ़ते रहते थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताबें के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द के वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक ही वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी। इबारत मतलब लेख, इबारत मतलब होता है लेख देखा। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा मतलब कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। वो छोटे भाई कह रहे हैं मैंने इस कोशिश करी इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन वो कह रहे असफल रहे। और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़े थे तो उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे। 9वीं जमात मतलब कक्षा, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। उनकी रचनाएं समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब नेक्स्ट है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। छोटे भाई अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ था मेरे लिए। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ जैसा काम था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई स्थायी साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, कभी आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देख के, मतलब गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं।
उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। और वो हमेशा यही पूछते मुझसे कि मैं कहाँ था, और मेरे पास इसका जवाब सिर्फ मौन था। ना जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरे मुंह से जरा सी बात नहीं निकलती कि मैं बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, अपराध मतलब मैंने जो गलती करी है वो स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। ठीक है, स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, अब भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब जो हैं अपने छोटे भाई को डांटते हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। एक हर्फ मतलब एक भी अक्षर नहीं आया। हर्फ मतलब होता है अक्षर, एक भी अक्षर तुम्हारे समझ में नहीं आए। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, और नहीं ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। अंग्रेजी के विषय में कह रहे हैं उनके बड़े भाई अपने छोटे भाई को डांटते हुए कि यहाँ पर अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत आंखें फोड़नी पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई इसका विद्वान बन पाता है। और आती क्या है? हाँ कहने में आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर। और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं सीखते। वो कहना कि तुम कितने बड़े घूंगा हो, घोंगा एक जीव होता है, बड़ी मध्यम गति से चलता है। घोंगा हो मतलब कितने बुद्धू हो कि तुम मुझे देखकर भी नहीं सीख रहे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा? उनके बड़े भाई कह रहे इतने मेले होते तमाशे होते, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, मैं उनके पास भी नहीं जाता। रोज ही क्रिकेट और फुटबॉल के मैच होते हैं, मैं उनके पास नहीं भटकता। हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, उस पर भी एक एक कक्षा में मैं 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल एक एक कक्षा में पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद वक्त गवाकर पास हो जाओगे, और तुम फिर भी कैसे आशा कर रहे हो कि तुम इतना खेलने के बाद, तुम अपना वक्त गंवाने के बाद तुम कैसे पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में पढ़े रहोगे, और अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को बर्बाद करते हो। और वो कह रहे हैं इस तरह तुम्हें अगर समय बर्बाद करना है तो इससे अच्छा तुम हॉस्टल से घर चले जाओ और वहाँ पर जाके गुल्ली डंडा खेलो। मैं तो ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मैं तो ये लताड़, जो छोटे भाई कह रहे हैं कि मेरे जो उनकी डांट डपाट है उससे सुन के मेरे आंसू आ जाते हैं। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है? अब वो कह रहे हैं भैया अपराध तो मैंने किया है तो लताड़ कौन सा है? मैं ही सहूंगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने मन में ना पाता और निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। अब वो कह रहे हैं कि इतनी मेहनत से मुझे क्या आ जाता था? चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट टाइम टेबल बना डालता। अब टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है। और टाइम टेबल जो बनाते हैं उसमें खेल कूद का सिस्टम ही नहीं रखते, खेल कूद के लिए समय ही नहीं रखते उसमें। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और
स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। उन्होंने ये टाइम टेबल, उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने बनाया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। छोटे भाई कह रहे हैं कि वो हवा के झोंके, फुटबॉल का मैदान और कबड्डी के दांव पेच मुझे अपनी ओर खींचे ले जाती है। वह जानलेवा फजीहत का अवसर मिल जाता, मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती और भाई साहब की को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, उनकी नज़र मेरी नज़रों की ओर उठे, मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकाकर और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट हो गया। अब सालाना इम्तिहान हुआ, जो वार्षिक परीक्षा होती है वो हुई। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। अरे बड़े भाई साहब थे वो फेल हो गए, मैं पास हो गया। अब छोटे भाई साहब कह रहे हैं कि वो बड़े भाई साहब तो फेल हो गए, मैं लेकिन पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, और दर्जे में प्रथम आ गया, मैं कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया, मेरे और उनकी कक्षा के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब के आड़े हाथे लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। अब अपने भाई साहब से उनके जी में आया, मतलब उनके मन में आया कि वो अपने भाई साहब से कहूँ कि आपकी घोर तपस्या कहाँ चली गई। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब वह रोब मुझ पर ना रहा, भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत मतलब डांट डपाट की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया। अगर कह रहे हैं कि मेरे भाई साहब ने मुझे अगर कुछ भी नसीहत देने की कोशिश करी तो मैं उनसे सीधे कह दूंगा कि आपने कौन सा तीर उखाड़ लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। अब उनके भाई साहब कह रहे हैं, देखता हूँ इस साल तुम पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। वो कह रहे घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, इतिहास में तुमने रावण के बारे में तो पढ़ा है। बड़े भाई छोटे भाई को डांटते हुए बोल रहे हैं कि इतिहास में तुमने रावण के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, उसके चरित्र मतलब उसके कैरेक्टर से तुमने कौन सा उपदेश क्या मतलब तुमने सीखा, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है। महज वो कह रहे हैं कि इम्तिहान पास कर लेना, परीक्षा पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। महज बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उससे उसका अभिप्राय समझो, मतलब उसका अर्थ समझो। जो कुछ भी पढ़ो उसका अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे
कर देते थे। संसार के जितने भी लोग थे सभी लोग उसे क्या करते थे, कर देते थे, मतलब टैक्स दिया करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। वो क्या कह रहे हैं, आग और पानी के जो देवता थे वो भी रावण के दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। रावण को क्या, एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। आदमी कितने भी कुकर्म करे लेकिन अभिमान मतलब घमंड ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुखियों दोनों से गया, दीन दुनिया दोनों से गया। अभिमान किया मतलब घमंड किया तो दीन दुनिया सबसे चला गया। शैतान का भी हाल पढ़ा होगा, अपने छोटे भाई से कह रहे शैतान का भी हाल तुमने पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अब शैतान के बारे में शैतान सोचता था कि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। इसका ये घमंड उसे लेकर क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में उसे ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तो तब तो तुम आगे बढ़ चुके। वो कह रहा है अभी तो तुमने सिर्फ एक दर्जा पास किया और तुम्हारा सिर फिर गया, मतलब तुम्हें इतना घमंड आ गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ही ना जाए। वो कह रहे हैं अंधे चोट में किसी का तुक्के में बड़ा अच्छा निशाना लग जाता है, लेकिन वो उसे खिलाड़ी नहीं कहते हैं। सफल खिलाड़ी उसे कहते हैं जिसका हर बार निशाना सटीक बैठे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों को पीसना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ा जाएगा। वो कह रहा है कि जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ा जाएगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। वो कह रहे हैं बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, 8 हेनरी फर्स्ट सेकंड ऐसे करके 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी ने किस समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? वो कह रहे कि ऐसा कौन सा कांड पता नहीं किस हेनरी ने किस समय में किया, ये कि तुम आसान काम समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख जाए तो सब नंबर गायब, सपा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर मतलब जरा से भी अंक नहीं मिलेंगे। हेनरी 7वें की हो कि किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। तुम हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारों पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। वो कहते मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह है। और ज्योमेट्री के बारे में कह रहा है, ज्योमेट्री तो खुदा ही पनाह है। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख जाए तो सारे नंबर कट गए। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख जाए तो सारे नंबर कट गए। कोई इतना निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता। मुमतहीनों मतलब परीक्षक जो परीक्षा वगैरह लेते हैं। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ वा जा और आ जा वा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इतनी रटंत नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन पे बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दे तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इस प्रयोजन का। इस रेखा पे लंब डाल दें तो वो आधार का दोगुना हो जाएगा। इस प्रयोजन को दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी ही पड़ेगी। वो कह रहे हैं
लंब चाहे दुगना हो जाए चाहे चौगुना हो जाए, लेकिन ये सब खुरापात परीक्षा में अगर पास होना तो ये सब सारी खुरापातें याद करनी ही होंगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। आप कॉपी सामने खोलेंगे, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और इसके कारोबार में उन्नति होती है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं? अब इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के हैं। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? वो कह रहे हैं पन्ने भी फुल स्केप मतलब शुरू से अंत तक लिखने हैं, और ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप मतलब छोटे फॉर्म में लिखो, मतलब शॉर्ट करके लिखो। शॉर्ट करके 4 पन्नों में लिखा गया। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते हैं, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। ये उनने गलीमत है कि उनने संक्षेप बोल दिया, अगर संक्षेप नहीं बोलते तो शायद वो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, तो उनके कहने का आशय हुआ कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। तो क्या अपने छोटे भाई से कह रहे हैं, लाख बार फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कई ज्यादा अनुभव है, संसार का मुझे तुमसे बहुत ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे गांठ बांध लीजिए, वरना आप आगे चलकर पछताएंगे। अपने छोटे भाई से कह रहे हैं। स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे विश्वास सा लग रहा था। छोटे भाई कह रहे हैं, भोजन आज मुझे भोजन में कोई विश्वास नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। वो कह रहे हैं जब पास होने पे मुझे ऐसा कहा जा रहा है, तिरस्कार मतलब मेरा अपमान करा जा रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। अरुचि मतलब मेरा उसमें लगाव पुस्तकों से नहीं बना। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना ही रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों ओर चोरों का सा जीवन काटने लगा। तो आपका पैराग्राफ 3 स्टार्ट होता है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया। वो कह रहे हैं कुछ ऐसा संयोग बना, मैं फिर से पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए, और जो हमारे भाई साहब थे वो फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। वो कह रहे छोटे भाई कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी लेकिन दर्जे में फिर से मैं अव्वल आ गया। मुझे खुद पे अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राणांतक मतलब परिश्रम किया मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की। कोई एक कोर्स का एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। इतनी मेहनत करी फिर भी वो क्या हो गए, फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, और नतीजा मतलब रिजल्ट बताया गया और तो क्या हुआ, वो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई और मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना होता। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे और भाई साहब के बीच केवल 1 क्लास का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। वो कह रहा है कि मैं भाई साहब अगर 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं भी उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैं इस विचार को दिल में बलपूर्वक निकाल डाला। मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार में ही डांटते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे भाई साहब हैं मुझे मेरे हित के लिए ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से, और ये उनके डांट का ही असर है कि मैं दनादन इतने अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मैं उनकी शालीनता उनके भोलेपन का बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी मैंने बंद कर दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौए मतलब पतंग। मुझे कनकौए उड़ाने का शौक पैदा हो गया, मुझे पतंग उड़ाने का शौक पैदा हो गया। और अब सारा समय पतंगबाजी के ही भेंट में होता था। फिर भी भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाया करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। चोरी छिपे ये सब चीज़ें की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया। जितना मैं सम्मान पहले अपने भाई साहब को करता था उतना ही आज भी करता हूँ। ये उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया। एक दिन संध्या समय शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़े जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशमयी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर जा रही हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संसार को ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की ना खबर थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब लोग कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौओं के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। वो बोले कि इन बाजारी लौंडों के साथ तुम्हें ठेले पे दौड़ते हुए सड़क पे दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो। नीची जमात मतलब तुम नीची कक्षा में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए, बल्कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। बोले कि आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायक तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं कितने ही मिडिल लीचियों को जानता हूँ जो आजकल अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महाहती में काम कर रहे हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। और वो कह रहे हैं कि इतने बड़े लोग हुए, 8वें दर्जे के बाद सरकारी नायब तहसीलदार पता नहीं क्या क्या बन गए, और तुम 8वें दर्जे में आने के बाद बाजारी लौंडों के साथ कनकौए पतंगे लूट रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो इसमें शक नहीं, तुम ज़हीन बेशरम हो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, अब मुझे उनको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में ही आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मुझसे मेरे समकक्ष हो जाओ, मेरी कक्षा में
आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। अब वो कह रहे हैं 1 साल बाद शायद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, जो मुझ में और तुम में उम्र का 5 साल का अंतर है, खुदा भी नहीं मिटा सकता। उसे क्या कहा, ईश्वर और खुदा कोई भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीएलएड और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबों के पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। समझ किताबों के पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। बहुत प्यारी लाइन है कि समझ किताबों के पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में मतलब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हमेशा होना चाहिए। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा अभी शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा ही रहेगा। वो कह रहे हैं कि जो हमारी अम्मा और दादा हैं, दादा दादी, तो वो शायद अम्मा ने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और दादा भी 5वीं या 6ठी से ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन उन्हें जो अधिकार है, हम लोग चाहे कितनी भी विद्या, पूरी संसार की विद्या हासिल कर लें, लेकिन जो डांटने का अधिकार है वो उनके पास हमेशा ही रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया का सबसे हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। केवल इसलिए नहीं कि वो जन्मदाता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया या पाला पोसा, बल्कि वो हमारे क्या हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बेदार हैं। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी कितने ब्याह किया और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान वह हमसे आपस में तुमसे ज़्यादा है, हमें तो हमसे तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। और देव ना करे मतलब भगवान ना चाहे कि मैं आज बीमार हो जाऊं, बड़े भाई साहब कह रहे हैं, और तब तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे पास कुछ ना सूझेगा। दादा को तार देना मतलब दादा को संदेश पहुंचाना, उसमें पत्र वगैरह चलते थे, उसके अलावा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराए, ना बदमाश हो, पहले खुद पर मर्ज पहचानेंगे, इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाएं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे के मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिससे सब मिलकर 9 आदमी थे। हमने अपने हेड मास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं है, और यहाँ के एमए ही नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, एमए हैं, और कहाँ, यहाँ भारत के नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए 1000 रुपये पाते हैं। 1000 रुपये मतलब उन्हें मिलते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। उनके घर का इंतजाम सारा कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। वो कह रहे हैं कि हेड मास्टर साहब की यहाँ पर डिग्री क्या हो गई? बेकार हो गई। पहले खुद का घर इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे ही घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम इसका घमंड ना करो कि तुम मेरे समीप आ गए। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो उसकी तरफ थप्पड़ दिखाते हुए अपने छोटे भाई की तरफ कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। छोटे भाई अब कह रहे हैं, मैं उनकी इस नई युक्ति से, नई बात से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता मतलब छोटेपन का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। मैंने सजल आंखों से मतलब भरी हुई आंखों से, नम आंखों से कहा, हरगिज नहीं।
आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। अब अपने बड़े भाई से बोले कि आप जो कुछ कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको इसकी ये सब कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता। भाई साहब ने उसे मतलब जो बड़े भाई थे उन्होंने छोटे भाई को गले लगा लिया और बोले मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा जी भी ललचाता, मेरा मन भी करता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ। अगर मैं ही अगर इस रास्ते पे चलने लगूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, मतलब तो फिर मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे पाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। संयोग से मतलब किस्मत से एक कनकौआ मतलब पतंग, कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़े चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये रही आपकी कहानी बड़े भाई साहब। मतलब इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, ये आप लोग बताइए लिखकर कि आपने क्या क्या इस कहानी से सीखा। जो भी आपको समझ में ना आया हो या समझ में आया हो तो नीचे लिखकर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।